हेलो गाइस, ये हमारी स्टोरी का पार्ट 6 है। अब्बू जिन स्टोरी को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जालते पर सालों में अबू ने मुझे सही और गलत और जिन और इंसान के दरमियान फ़र्क सिखाया। कई दिन ऐसे भी आए जब मैं अपनी आंखें बंद कर लेना चाहती थी, जब मैं जानना चाहती थी कि फितरत का फ़िल्टर कैसा महसूस होता है, जब मैं एक कमरे से गुजारना चाहती थी बिना किसी मखलूक से टकराने के। और कई दिन ऐसे भी आए जब मैंने अबू से ये पूछा, अबू अगर मैं आंखें बंद कर लूँ तो क्या वो गायब हो जाएंगे? अबू ने सर हिलाए। हाँ, लेकिन सिर्फ जब तक तेरी आंखें बंद रहेंगी बेटा। वक्त के साथ मुझे एहसास हुआ कि गैर मामूली मखलूक भी सब डरावने नहीं होते। महम, जो दोस्त मैंने कॉन्वेंट में बनाई, एक जिनी जो मेहर के जिस्म में थी, वो डरावनी नहीं थी। अब्दुल्ला, वो छोटा लड़का जो मुझे हर बार काटता था जब मैं उससे जाने को कहती, वो भी डरावना नहीं था। बुरी होते हैं, शरारती होते हैं, शैतानी होते हैं, और वो जो तुम्हारे डर को सूंघ सकते हैं, लेकिन फिर इंसानों की तरह अच्छे भी होते हैं। लेकिन अबू कहते थे कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एक हैं, आग के आसपास मिट्टी जल जाती है और इसलिए हमारे जहां अलग हैं। कभी कभी अबू मुझे जिनों और परियों की कहानियां सुनात, और जब मैंने कहा कि मेरी दोस्त की अम्मी इन किरदारों को अफसाने का हिस्सा कहती है, तो अबू हंस पड़े। ये चीज़ें मौजूद हैं, और कभी कभी वो ऐसी नहीं होती जैसी तुम उन्हें याद रखना चाहती हो। फिर हम उन्हें सुंदर दम और पीटर पैन जैसी कहानियों के साथ याद रखते हैं। एक बार अबू ने बताया कि उन्होंने इंडियन ओशन के करीब एक औरत से शादी करने का सोचा था। उन्होंने कहा कि उन्हें पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें ये बहुत पसंद था और ये सब एक मीठी गर्मी की ख्वाब जैसा लगा। सिर्फ उनके अमान की वजह से या शायद इसलिए कि उनके साथ एक खातून पैरासाइकोलॉजिस्ट थी, उन्होंने इस जादू को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने उससे हायरम कहा, समंदर की औरत। उसकी एक ही जिस्म से जुड़ी दो चेहरे थे और दोनों ही उतने ही दिलकश थे। उसकी आंखें चांदी जैसी थी और दांत जानवरों जैसे, लेकिन वो सबसे सुंदर तरन्नुम में गाती थी और अगर कोई उसकी खूबसूरती को आंखें खोलकर देखता और सुनता, तो वो इंसान गायब हो जाता। जमील अंकल कहते हैं कि हायरम परी से ज़्यादा एक सायरन थी। वो कहते हैं कि समंदर में गैर मामूली चीज़ों का एक पूरा जहां है जिसे मैं एक दिन देख सकूंगी, लेकिन अबू हमेशा मुझे हवाई जहाज से जगहों पर भेजते थे। वो कहते हैं कि अल्लाह ने कुछ ऐसे जहां बनाए हैं जो इंसान की आंख से छुपाए गए हैं और इसकी वजह है, और मैं अन पर यकीन करती थी और खुशी से जहां भी जाना होता उड़कर चली जाती। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैंने क्या देखा। शायद तुम डर जाओ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम ना डरो क्योंकि मैं नहीं डरी। जमील अंकल कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बात इधर उधर कर जाती हूँ, लेकिन मुझे इससे कोई मसला नहीं। ये मुझे लूडो में चीटिंग में मदद देता है। एक बार जब शामीन टाई कराची के हॉस्पिटल में थी, अबू ने मुझे और अम्मी को जहाज़ के जरिए वहाँ भेजा। अम्मी और मैं सफ़र के दौरान अक्सर सो जाते थे। दरअसल हम हर सफ़र में सोए, लेकिन इस फ्लाइट के दौरान मैं अपनी जापी से उठ गई। मैं खिड़की के पास बैठी थी क्योंकि मुझे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पिक्चर डालने का शौक था, बिना अम्मी को बताए, क्योंकि उनके मुताबिक नज़र सब कुछ तबाह कर देती है। मैंने दाईं तरफ देखा तो अम्मी गहरी नींद में थी। एक बच्चा माइक्रोवेव्ड पॉपकॉर्न का बैग लिए था और मुझे याद है कि मुझे पॉपकॉर्न खाने की तालब हुई। मैंने बाईं तरफ देखा तो पता चला कि हम बादलों के दरमियान से गुजर रहे थे। मैंने अपना फ़ोन उठाया तस्वीर लेने के लिए, जब मेरी आंख के कोने से मैंने एक बूढ़ी आदमी को देखा जिसका चेहरा किशमिश जैसा था, जो जहाज के विंगलेट पर बैठा था। मैंने आंखें मेलकर पूरी तवज्जो से देखा क्योंकि मैं अभी उठी थी और मेरा तसव्वुर बहुत तेज था। वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा था, इसमें कोई शक नहीं था। और धीरे धीरे मैंने देखा कि वो विंग की तरफ बढ़ रहा था। मुझे याद नहीं कि उसने क्या पहना था, लेकिन मुझे याद है कि उसकी आंखें सूजी हुई थी, गोश्त के रंग की, और मैंने फौरन नज़र हटा ली। हम जहाज में थे, मुझे ऐसा बीमार नहीं लगा जैसा अक्सर गैर मामूली चीज़ों के साथ होता था, तो मैंने अपने आप से कहा कि मुझे सोना चाहिए और ये कोई गैर मामूली चीज़ नहीं थी। ये सिर्फ नींद की कमी थी। मैंने आंखें बंद की, गहरा सांस लिया और अपना हाथ एमी के कमीज पर रखा जो मेरी सीट की तरफ लटक रहा था। मुझे यकीन है कि मैंने खिड़की पर खाट खाट सुनी, और एक और उसके बाद एक और।
मैंने अपनी पीठ खिड़की की तरफ की, आंखें पूरी खुली और एड्रेनलिन मेरे राग में दौड़ती हुई। मैंने अपने जहन को उस बच्चे पर और उसके पील पिंक पैंथर शर्ट और उसके हाथों में बटर्ड पॉपकॉर्न के पैकेट पर फोकस करने को कहा। मैंने देखा कि वो 3 साल का बच्चा मेरी खिड़की की तरफ इशारा करके अपनी माँ से पूछ रहा था, अम्मा, वो दादा अबू कौन है? जिसके जवाब में उसकी माँ ने मुझे और खिड़की को एक झलक देखा और फिर जवाब दिया, बेटा, वो टू एक अप्पी हैं और उनके पीछे परिंदे हैं हवा में। जब हम उतरे, मैंने अबू को फ़ोन किया और उन्होंने अम्मी से पूछा कि क्या मुझे बुखार है, जो कि था, और मुझे याद है कि मैंने पूरा वक्त कराची में सोते हुए गुजारा और फ्रेंच बीच जाने से इनकार किया। वो मखलूक हर जगह थे और सबसे बुरी बात ये थी कि अबू के मुताबिक एक या ब्यूअर इससे फ़र्क नहीं पड़ता था। जो फ़र्क पड़ता था वो ये कि वो मुझे उन्हें देखते हुए देख सकते थे। उन्हें मेरी मौजूदगी का एहसास होता था और मुझे उनकी। मैं जमील अंकल से सहमत हूँ कि मैं अपनी कहानी पर कायम नहीं रहती। मैं कोशिश करूंगी कि अब सिर्फ जालते पारों की बात करूं। मई 2017 में मैंने लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन से एक महीना पहले पूरी क्लास थीसिस प्रेजेंटेशंस के बोझ तले परेशान थी। भले ही मैं मार्केटिंग की स्टूडेंट थी, मैंने अपना थीसिस लूसिड ड्रीमिंग पर दिया कि उनकी अब्बू, जो एक पैरासाइकोलॉजिस्ट हैं, ने मुझे इसके बारे में बहुत बताया था और हम दोनों एवर्ड लूसिड ड्रीमर्स थे। मैंने अपने सेक्शन में टॉप किया और मुझे याद है कि ये इंस्टीट्यूट का मेरा आखिरी वीक था और ऑडिटोरियम से निकलते वक्त मैंने एक बहुत अजीब मोड़ देखा। जो लोग एलएसई से हैं या वहाँ दोस्त रखते हैं, वो जानते हैं कि इंस्टीट्यूट मोरों से भरा हुआ है और मैंने पिछले 4 साल के आसपास गुजारे थे, लेकिन मैंने कभी ऐसा मोर नहीं देखा था। मैंने उसी नज़र से, जिससे मैंने उस ब्यूड आदमी को देखा था, देखा कि मोर के पैर ज़मीन को नहीं छू रहे थे। मैंने देखा कि जब दूसरे मोर गार्डन में घूम रहे थे, उस अजीब मोर की नज़र मुझ पर टिकी हुई थी। पहले तो मैं कैफ़े की तरफ जाने में हिचकिचाई, लेकिन फिर गई और वो मोर मेरे पीछे आया। अगले दिन यही हुआ। मैंने अपने दोस्तों को वो मोर दिखाया और हाँ, मुझे शक था कि वो उसके पैर हवा में देख पेंच, लेकिन हैरत की बात कि उन्होंने मोर को ही नहीं देखा। फरहान ने पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ या कोई गैर मामूली चीज़ देख रही हूँ, लेकिन मैंने सर हिला दिया। एक मोर जो अजीब तरह से चलता था, ये सोचने या बात करने के लिए बहुत ज्यादा था। तीसरे दिन मैंने मोर को फिर देखा। रूटीन वही था, मैं उससे देखती, वो मुझे घूरता रहता और जब मैं चलती, वो मेरा पीछा करता। मैंने एक स्नैपचैट बनाई, मुझे याद है, और मेरे पीछे चल रहा अजनबी साइड पर हटा, ये सोच कर कि एक अजीब औरत उसके साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रही है। वीक के चौथे दिन पूरा दिन गुजर गया बिना इस अजीब मोर को देखे। जब मैं पार्किंग लॉट में कदम रखने वाली थी, मैंने यूज एक पल के लिए फिर देखा और देखा कि वो ठीक से नहीं चल रहा था और उसके ज़्यादातर पर रंग खो चुके थे। हैरान हुई, मैं गाड़ी में बैठी और घर चली गई। 5वें दिन मैं खुद इस मोर को ढूंढने लगी। मेरी क्लास ने ग्रेजुएशन लंच के लिए जाने का फैसला किया और मैंने रुकने का सोचा। बिल्कुल इस मोर की तरह मैं भी अजीब थी और मैं छान में खड़ी अस्पारों वाले परिंदे को ढूंढ रही थी। 10 मिनट बाद गर्मी में मैंने उससे देखा। मैंने देखा कि वो झाड़ियों के पीछे भाग गया। वो थोड़ा उछलकर चलता और फिर धीमा हो जाता, शायद जाटे पारों की वजह से। मैंने अपना मिलो एक गीली बेंच पर रखा और इस बार उसका पीछा किया। मैं उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि हमें मोरों को छूने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन शायद मैं छू लेती क्योंकि अगर वो असली नहीं होता तो मैं सिर्फ हवा को छू रही होती। और मैंने ऐसा ही किया। झाड़ियों के पीछे मैं नीचे बैठी उससे छूने के लिए। अचानक मैंने एक रोशनी का झलक देखा और मैंने देखा कि पर एक एक करके गिरने लगे। परिंदे की गर्दन लंबी होने लगी। मैंने देखा कि वो एक औरत में बदल गया, छोटे बालों वाली, लेकिन साफ तौर पर एक औरत, और उसने मुझे देखा और मुस्कुराई और फिर ऑडिटोरियम की दीवार के पार गायब हो गई, एक जाला हुआ नंगा पैर लेकर। मैंने इस मोर को फिर नहीं देखा और वो औरत कैसी दिखती थी या किसे मिली थी, ये अब भी साफ नहीं है। लेकिन मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचती। अबू ने मुझे बताया कि हर मुलाकात का मतलब होना ज़रूरी नहीं। कभी कभी मुलाकात सिर्फ होती है और वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा होती है, बिल्कुल वैसी हाई जैसे इंसानों के साथ मुलाकात जो थोड़ी देर के लिए होती है और ख़त्म हो जाती है और हम आगे बढ़ जाते हैं, वो यहाँ है।
वो यहाँ है, एक भूतिया खेल खेलते हुए, तुम्हारे, मेरे या इस परिंदे के रूप में जो हमारी गर्दन पर सांस ले रहा है। जो देखते हैं वही तालियां बजाते हैं, लेकिन मैं खुश हूं कि तुम उन्हें फिल्टर कर देते हो कि उनकी कुछ तो कबूतर होते हैं और कुछ एक दिलकश जाल। तुम्हारे, मेरे या इस परिंदे के रूप में गौर से देखो, जब पर्दा गिरता है और खेल खत्म होता है, वो शायद वो ना हो जो तुम्हारी आंखों ने देखा। लेडी मजबीन बेटी, मैंने तुझे अक्सर कहा है कि सोने से पहले अपनी सारी सूरा पैद लिया कर। ये करना चाहिए, और अपने कामी भी पद लेना, और बिल्कुल सोने की दुआ। ये सिर्फ 1 मिनट लगता है, और ये भी यकीन कर के अपने डाइंग करवाट पर सोना। ये सुनच है, मैं जानता हूँ कि मुझे कोई एतराज नहीं जब तू घर से बाहर सर नहीं ढकती या दोस्तों के साथ बाहर होती है, तू नमाज नहीं पढ़ती, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें आयशा बहुत मायने रखती हैं। देख, साफराज एक साइंस का आदमी है और जमील एक मजाब का, और मैं दोनों का। लेकिन अगर मैं तुझे बताऊं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो साइंस समझाने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम हो जाती है, या शायद वो चीजें जो तभी तौर पर होती हैं लेकिन उनमें कुछ गैर मामूली होता है। बेटा, तुझे याद है जब पहली बार तुझे स्लीप पैरालिसिस हुआ था? तू और मैं, हम चीजें देख सकते हैं। ट्यूनी देखा कि वो तेरे सीने पर बैठा था, वो छोटा सा बावना जिसे तू कहती थी। टन देखा कि वो तेरा गाला दबा रहा था और तेरे हाथों को नीचे दबा रहा था। लेकिन तुझे याद है जब टन ये सब साफराज के सामने बताया तो क्या हुआ? उसने कहा कि ऑक्सीजन की कमी थी। उसने कहा कि तेरा रैम साइकिल पूरा नहीं हुआ था। उसने कहा कि तू पूरी तरह सोई थी और ना पूरी तरह जागी थी और तेरा जिस्म परेशानी में था। उसने वो सब कहा जो जमील और मैंने अपने पहले साल के पैरासाइकोलॉजी कोर्स में पढ़ा था। जब टन उससे इस बावनी के बारे में बताना शुरू किया जिसकी आंखें सुनहरी थी, काजू के दाने जैसी, तो उसने कहा कि ये एक वहम था। क्योंकि साइंस, जैसा मैंने भी पढ़ा है, कहता है कि स्लीप पैरालिसिस और रात के डरावने ख्वाब जुड़े हुए हैं। ये दिमाग का काम है। लेकिन बेटी, क्या साफराज उन निशानों को समझा सकता था जो तेरे जिस्म पर थे, जो डंटों के काटने के निशान लगते थे जब तू हरकत नहीं कर सकी थी और ट्यून बॉन को तुझे काटते हुए देखा था? क्योंकि तू चीजें देखती है। लेकिन अगर मिन्हल भाभी के साथ ऐसा होता कि उससे ये निशान किसी ऐसी मखलूक से मिलते जो वो देख नहीं सकती या देखकर भी यकीन नहीं करती, तू साफराज अगले दिन उससे बिस्तर पर बंद देता और कहता कि उसने खुद को नुकसान पहुंचाया। साइंस अच्छी चीज है बेटा। मैंने 3 बार इसमें मेजर किया है। जब पानी उबलता है और मैसी अभी तक चाय नहीं बना रही होती, तो मैं तुझे कहता हूँ कि पानी भाप बन रहा है। क्योंकि ये साइंस है। साइंस जरूरी है, लेकिन बस ये जिंदगी का तरीका नहीं है, और ये हर चीज को नहीं समझा सकती, और शायद इसलिए इंसान जिन्न और चुड़ैलों से डरते हैं। अगर वो ये नहीं समझा सकते कि तू एक ऐसी औरत क्यों देखती है जिसके पैर टेढ़े हैं और आंखें गायब हैं, तो वो ऐसी तेरे दिमाग का धोखा कहेंगे। बिल्कुल, मैंने स्किज़ोफ्रेनिया और डिड के मरीजों का इलाज किया है, और उन लोगों का भी जो भूत के असर का दिखावा करते थे क्योंकि उनकी शादी उनकी मर्जी के खिलाफ थी, और ज़हनी बीमारियां मौजूद हैं। लेकिन तेरे बिस्तर के नीचे बोरी मखलूक, बारिश के वक्त निकलने वाले रेंगन वाले जानदार, और हाईवे पर लिफ्ट मंगनी वाली तैरती हुई औरत भी मौजूद हैं। खैर बेटा, आज मैं तुझे एक बहुत दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ जो 1994 में हुई। तू अभी पैदा नहीं हुई थी, या शायद तू मटर के दाने के बराबर थी, और जमील और मैं वहाँ थे लेडी मजबीन के लिए। हायर अथॉरिटी ऑफ साइंस हैज ने एक इमरजेंसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। मजहबी अलीमों को इजाज़त नहीं थी, लेकिन मैं वहाँ था, अपने रिसर्च पेपर्स के साथ लीडर के पास बैठा। बेटा, उन्हें मालूम हुआ था कि पाकिस्तान में बहुत से लोग जो अक्सर स्लीप पैरालिसिस का शिकार होते थे, या तो स्ट्रेस, डिप्रेशन या नींद की कमी की वजह से, सब ने एक ही औरत को देखा था जब ये वाक़या हुआ। वो औरत, उन्होंने कहा, 30 के दौर की लगती थी, शायद एशियन नेज़ल की थी और फॉर्मल लिबास में होती थी। वो ठाब आती जब वो हरकत नहीं कर पाते, उनके पास लेट जाती अपने रेशमी कपड़े में और उनसे बिस्तर से उठर रनी को कहती। पहले वो नरमी से बात करती, लेकिन फिर वो अपना दुपट्टा, जिस पर छोटे छोटे ब्लेड लगे होते थे, उस शख्स के सीने पर रगड़ने लगती। शख्स दर्द से चीखता क्योंकि उसकी जिल्द उतर जाती।
पहला रगड़ सिर्फ जिल्द को लाल करता और फिर वो दोबारा बिस्तर से उतरने को कहती। शख्स बिल्कुल हरकत नहीं कर पाता था। फिर वो दोबारा रगड़ आरती, इस बार ज्यादा जोर से, और गोश्त के ऊपर का लिम्फ जिल्द से बाहर निकल आता। इसके बाद वो पूछने की ज़हमत नहीं करती। वो तेजी से रगड़ती जब तक उसका कपड़ा लाल ना हो जाए और शख्स बेहोश ना हो जाए। इस्लामाबाद के स्लीपिंग डिसऑर्डर्स क्लिनिक के डॉक्टर महमूद ने ये केस उठाया जब उनके 12 मरीजों ने एक ही औरत को देखा था। जब एक कलाकार ने उसका चेहरा बनाया तो सब 12 ने कहा कि ये वही औरत थी जो उन्होंने देखी थी। बेटा, यहाँ से बात दिलचस्प होती है। उनके 2 मरीज दर्द की वजह से शदीद पैनिक अटैक के बाद कोमा में चले गए, लेकिन कोई भी जिस्मानी सबूत नहीं था कि उन्होंने कोई दर्द सहा था। जमील साहब, जो सिक्योरिटी के इंचार्ज थे, हर मीटिंग में अपने आदमियों के साथ मौजूद थे, लेकिन मैं जानता था कि इस वक्त तुम्हारे अंकल चुपके से मेरे साथ काम करना चाहते थे। खैर, वो शायद इनकार करें, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि ये सच है। तो जिस दोपहर हमें इस मसले के बारे में बताया गया, डॉक्टर महमूद ने मुझे कहा कि पैरासाइकोलॉजी यूनिट से वो मुझे 10 मरीजों की शुरुआती स्क्रीनिंग के दौरान रखेंगे क्योंकि अब वो क्लिनिक में दाखिल थे। मैंने कबूल किया और कहा कि मुझे पहले मरीजों से मिलना होगा। उन्होंने इनकार किया, कहते हुए कि वो ऐसी हालत में नहीं है और मेरी बातों से उन्हें नस खौफनाक व्यक्ति का डर लग सकता है जो उन्होंने बयान किया था। जमील अंकल, ये जानकर कि अब बहस होने वाली है, बीच में बोल पड़े और डॉक्टर महमूद को झूठ बोला कि मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ और मरीजों को आराम दे सकता हूँ। मुझे लगता है कि यहीं से जमील और मैंने साथ काम शुरू किया। आयशा, मैं तुझे ये भी बताता हूँ कि मुझे उन लोगों से क्यों नफरत है जो साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के दरमियान फ़र्क नहीं जानते। वो उन लोगों से भी बुरा है जो बिरयानी बिना आलू के खाना पसंद करते हैं। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ जो पैरासाइकोलॉजिस्ट बना और मैं लोगों का थेरेपी से इलाज करता हूँ, और मेरी डिग्री के लिए मुझे फुफो नजमल के घर वाले डुडू के डायग्राम्स याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन साइकियाट्रिस्ट पूरी डॉक्टरेट के बावजूद अपने मरीजों को सेडेटिव्स की ज़्यादती कर देते हैं। खैर, कहानी पर वापस आते हैं। मुझे मरीजों से 2 घंटे पहले मिलने की इजाज़त मिल गई, मॉनिटरिंग प्रोसीजर से पहले। जमील और मैं अलग अलग कमरों में गए। मैंने उससे ब्रीफ किया था कि क्या पूछना है। मैं तुझे बताता हूँ कि एक 12 साल की लड़की ने मुझे क्या बताया, बेटी। उसने कहा, मुझे याद है अंकल, मैं तो डॉक्टर को बताते बताते थक गई हूँ कि ये ख्वाब नहीं है, वो औरत असली है। और अंकल, वो सिर्फ ये चाहती है कि मैं बिस्तर से उतर जाऊँ और यही मैंने डॉक्टर साहब को बताया है। मुझे यहाँ रखे और जब मैं लूसिड स्टेट में जाऊँगी, मुझे बिस्तर से फेंक दें। डॉक्टर साहब मुझे बस लॉलीपॉप देते हैं और कहते हैं कि जल्दी ही मुझे दवा देंगे और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अंकल, मुझे पता है कि ऐसा नहीं होगा। हर गुजरने वाले दिन ये थोड़ा ज़्यादा दर्द देता है। पहले सिर्फ मेरे कमरे में आती थी और जब मैं सोती थी टैब आती थी, अब मुझे सुबह भी नज़र आती है। इस वक्त कुछ कहती नहीं है, लेकिन पूरे घर से जलने की बू आती है। अगर मैं अपने वक्त पर नहीं सोती तो अजीब महसूस होता है। मुझे गूसबम्स होने लगते हैं और आखिर में मैं सो जाती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों अंकल, मुझे पता होता है कि इस रात मुझे आराम से नींद आएगी या नहीं। मैंने उससे पूछा कि वो औरत बिल्कुल कैसी दिखती थी और ये सब शुरू कैसे हुआ, जिसके जवाब में, बेटी, वो परेशान सी बैठी थी। अंकल, स्लीप पैरालिसिस तो बहुत बार हुआ है। बहुत डरावना होता था मेरे लिए, लेकिन मैं इसकी आदी हो गई। मगर कुछ हफ्तों से ये एक ही औरत मेरे पास आती है। मैंने उससे कहा कि सब ठीक हो जाएगा और मैं उसके पास सोऊंगा। मैंने उससे ये भी बताया कि मैंने ऐसी औरतों से निपटा है, लेकिन उसने मेरा यकीन नहीं किया क्योंकि उससे लगा कि बिल्कुल डॉक्टर की तरह मैं भी उससे एंटीडिप्रेसेंट दूंगा और कुछ दिनों के लिए वो आराम से सो जाएगी, लेकिन फिर वो औरत वापस आ जाएगी। जब आयशा, 12 साल की लड़की ने बताया कि उसने वो औरत दिन के उजाले में देखी थी, मुझे एहसास हुआ कि ये कोई मामूली स्लीप पैरालिसिस का केस नहीं था और थेरेपी इसी खत्म नहीं कर सकती। रात को डॉक्टर और जमील एक कमरे में बैठे, कैमरास देखते हुए जो हर मरीज को दिखा रहे थे। मैं उस छोटी लड़की के बिस्तर के पास बैठा। वो सोना नहीं चाहती थी, लेकिन डॉक्टर महमूद ने उससे कहा कि वो उसके सर के ऊपर लगा मोबाइल टॉय पर भेदन को जाइन। वो रैपिड आई मूवमेंट साइकिल के पहले कदम में चली गई।
उसकी पल्स रेट, दिल की धड़कन और दिमागी लहरन की निगरानी हो रही थी। इस दिन कुछ नहीं हुआ बेटा। और मज़ा की बात ये कि सब 10 मरीज आराम से सो गए। डॉक्टर लगातार दिनों तक तजुर्बा करने में हिचकिचा रहा था, तो मैंने उससे पैसा दिया। वो पहले ही साइंस अथॉरिटी से तजुर्बा करने के लिए पैसा ले रहा था, लेकिन इस पर हर रोज ये करने का कोई दबाव नहीं था। जमील और मैंने उससे पैसा देकर मनाया। इस बार बेटा, मेरी आंख लग रही थी जब मुझे महसूस हुआ कि कमरे का हरारत गिर गया। मैंने आंखें खोली और इंतजार किया। आधी बंद आंखों के साथ कुछ मिनट बाद मैंने पायल की खान खान सुनी और मेरा सर दर्द करने लगा। मुझे पता था कि कोई मौजूदगी करीब थी। वॉकी टॉकी पर डॉक्टर ने पूछा कि मैं अचानक क्यों चौंक गया। मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने देखा बेटा कि एक औरत दरवाजे से अंदर आई, नीले गरारे में, जैसे तेरी अम्मी का है। उसने एक पल के लिए मुझे देखा और फिर लड़की के बिस्तर पर बैठ गई। कौन है तू? मैंने पूछा। उसने मुझे फिर देखा और मुस्कुराए। अदनान, तुम किस बात कर रहे हो? डॉक्टर ने वॉकी टॉकी पर पूछा। वो औरत लड़की के बालों से खेलती रही और फिर उसके सीने के ऊपर चढ़ गई। लड़की की आंखें खुल गई और उससे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। ए फ्लैट बेटा, डॉक्टर को क्या साइंटिफिक वजह देता और क्या एक चुड़ैल से पूछताछ करता? मैंने अपने बाजू बंधे और कुरान पढ़ना शुरू किया। कुरान पढ़ रहे हैं? जमील की आवाज़ वॉकी टॉकी से आई। वो औरत मेरी तरफ देखी और बिस्तर से उतर गई। वो कमरे से बाहर जाने लगी। मैंने ऐसे केस देखे थे बेटा, जहां मखलूक चली जाती थी, लेकिन ये सिर्फ वक्त का छोड़ा होता था। रुको, मैंने कहा। कौन हो तुम? जब वो औरत मुस्कुराई तो उसके पीली गालों के नीचे एक डिम्पल बना। प्यार से मुझे लेडी मजबीन कहते हैं अदनान। ये कहते हुए वो फिर बाहर जाने लगी और मैं दौड़कर उसके सामने खड़ा हो गया। आप मेरे रास्ते से हट जाएं, उसने मीठी आवाज में कहा। उसकी सांस से ताज़ी चेरी की खुशबू आए। तुम इस दुनिया की नहीं हो, इन्हें परेशान करना छोड़ दो, आपने कहा और हमने मान लिया। वो जोर से हंसी। अदनान, उसने अपना लिबास उठाते हुए और अपने टखने दिखाते हुए कहा। दूर एक गांव है, वहां हम जैसी बहुत हैं, सब तुझे जानती भी हैं। मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं इस मशहूर अदनान से मिली जो हमें देखता है, हमसे बात करता है। परेशान और बुखार में मैंने उससे कहा कि ये उसकी जगह नहीं है और उससे जाना चाहिए। आईफोन का जिनमेन एसएटी क्लासेस में आईफोन 5 लिया था जब मैं छोटी थी। आईफोन 6 प्लस के बाद फरहान ने मुझे S7 एज पर शिफ्ट करवाया। पहले तो ये बहुत बुरा लगा, सच कहूं, लेकिन फिर मुझे सैमसंग से प्यार हो गया। अब मेरे पास S8 प्लस है और 3 महीने पहले जो हुआ, उसके बाद शायद मैं बहुत आसी तक एप्पल फ़ोन को हाथ नहीं लगाऊंगी। अप्रैल का आखिर था और नैनो अमेरिका से वापस आ रही थी। दूसरे लफ्ज़ों में, इसका मतलब था मेरी अमेरिकन चॉकलेट्स की सप्लाई दोबारा शुरू होने वाली थी। कि उनकी अम्मी और अबू एप्पल यूजर्स हैं, इन्हीं ने फैसला किया कि अबू के लिए नया आईफोन 10 ल आएन। मैंने कहा कि अबू बटन न होने की वजह से परेशान हो जाएंगे और आईफोन 8 जोड़ बेहतर होगा, लेकिन इमी नहीं मानी। पहली बात, मेरे पास 8 जोड़ है और शोहर को एक कदम आगे होना चाहिए। जब तेरी शादी होगी तो तुझे समझ आएगा। और दूसरी बात, जो जिन चुड़ैल को संभाल सकते हैं, वो बिना बटन वाला फ़ोन भी संभाल सकते हैं। मुझे अम्मी की लॉजिक कभी समझ नहीं आई, तो बिना किसी बहस के मैंने फ़ोन नानो के एड्रेस पर मंगवा लिया। फ़ोन आया और एमी ने फ्रेशली बेक्ड कैरेट केक के साथ अबू को फ़ोन गिफ्ट किया। जमील साहब ने फ़ोन सेट करने में मदद की और फिर अबू को दे दिया। अबू ने जिद की कि जमील साहब रख ले क्योंकि उन्हें नई चीज़ों के साथ एडजस्ट करना मुश्किल लगता था, लेकिन जमील साहब ने मेरे तरह कहा कि एप्पल उनका पहला प्यार था। शाम मजाक और मैं अबू को स्वाइप करना और सारी एप्लीकेशंस बंद करना सिखाते हुए ख़त्म हुई। एक वीक गुजरा और अबू कभी कभी शिकायत करते कि फ़ोन ठीक से जवाब नहीं दे रहा और मैं अबू का फ़ोन साफ़ करती कि उनकी इस पर समोसा के टुकड़े चिपक जाते थे। अबू जान, ये सब टच है, ये सेंसिटिव है, इसे साफ रखना पड़ता है। मसली जारी रहे। अबू के मुताबिक किसी ने फ़ोन की स्क्रीन के साथ छेड़छाड़ की होगी कि उनकी एप्पल के तजुर्बे ने उन्हें एक चीज़ सिखाई थी कि एप्पल की यूज़ेबिलिटी सबसे बेहतर है और कोई भी दादा अबू इसी इस्तेमाल कर सकता है। मैंने अबू से कहा कि वो अभी दादा अबू होने के लिए बहुत जवान है और हाँ,
ये हमेशा उन्हें बेहतर महसूस कर रहा था और मैंने उन्हें आईफोन को रिबूट करना सिखाया। एक और वीक गुजरा जब एक रात अबू मेरे कमरे में आए और सॉफ्टवेयर पर कहा कि या तो मैं उनका सारा डेटा वापस पुराने फ़ोन में शिफ्ट कर दूं या फ़ोन बदल दूं। मुझे आखिर में दूसरा रास्ता चुनना पड़ा क्योंकि अबू जान अपने पुराने फ़ोन का 10 नंबर का पासकोड भूल गए थे। इस रात मैं वहां बैठी फ़ोन बदल रही थी और आईफोन 10 मिलने के बारे में अच्छा महसूस करने की कोशिश कर रही थी। अबू खुशी से मेरा एसेट जोड़ शाराकपुर ल गए और मैं घर पर बैठी आईफोन पर एप्लीकेशंस डाउनलोड कर रही थी। एप्लीकेशंस डाउनलोड करते वक्त टच पागल हो गया और उसने मेरी उंगली के भी घेर अलग अलग एप्लीकेशंस खोलना शुरू कर दिया। ये सोचकर कि अबू शायद सच कह रहे थे, मैंने मसले को गूगल किया, जिसके बाद मुझे पता चला कि ये हार्डवेयर का मसला हो सकता है और इसी गोस्ट टच कहते हैं। आईफोन 10 गोस्ट टच के मुख्तलिफ नाता ये देखते हुए जब मुझे पता चला कि इसका सिर्फ एक ही हाल है कि फ़ोन बदल दिया जाए, मैं लाउंज में उदास बैठी थी। शाम के 6 बजे थे। आमतौर पर जब नौकर जाते हैं और अगर घर में कोई ना हो तो मैं दरवाजे बंद करती हूँ। अम्मी फातिमा काला के घर चाय और लेडीज चेस के लिए गई थी और अबू हमारे शाराकपुर फैक्ट्री में द मूव ब्रांड के लिए नया लोगो चुन रहे थे। जब मैं वापस अंदर आई, मेरा फ़ोन बजने लगा। मैंने फ़ोन उठाया और थोड़ी देर सांस लेने के बाद दूसरे तरफ वाले ने फ़ोन काट दिया। ये 3 बार हुआ जब तक मैंने डिक्शनरी एप्लीकेशन जो इंस्टॉल हो रही थी पॉज नहीं की और ट्रू कॉलर इंस्टॉल करना शुरू नहीं किया। इंटरनेट धीमा था, बारिश हो रही थी, मुझे भूख लगी थी और किसी ने मुझे मजाकिया तरीके से टांट करने का सोचा था। मैंने सोचा कि अबू से कि उनके घर आते वक्त शाराकपुरी शेरे वाले गुलाब जामुन ली आएं क्योंकि मीठा हमेशा मुझे खुश करता था। जैसे ही मैंने कॉल आइकॉन पर टैप किया, फ़ोन पर मैसेज आया कि प्लीज़ सिम कार्ड डालें। परेशान, मुझे याद आया कि डेटा ट्रांसफ़र करने के बाद मैंने अपनी सिम कार्ड नहीं डाली थी और कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हुई थी। फिर भी मुझे एक लोकल नंबर से कॉल्स आई थी। मैंने सिम कार्ड डाली और कैच अप टेलीविज़न पर टॉम एंड जेरी चला दिया। मैं अदनान साहब की बेटी हूँ, लेकिन ये मुझे डराने के लिए काफ़ी था। अम्मी घर आए और मुझे याद है कि हमने वॉल हैंगिंग्स के बारे में कुछ बात की। फिर मैंने उनके लिए केवा बनाया और देखा कि वो अपने कमरे में जापी लेने चली गई। ऊपर मैंने अपने फूड ब्लॉग पर पोस्ट करने का सोचा। इस वक्त मेरे पास अबूज जींस नहीं था, सिर्फ ब्राउन टेस्टबर्ड्स था। मैंने गैलरी खोली तो देखा कि कुछ मिनट पहले की पिक्चर थी जिसमें मैं और अम्मी लाउंज में बैठकर बात कर रहे थे। ये पिक्चर्स थोड़ी दूरी से ली गई थी और भले ही ये बहुत डरावना लगा, मैंने ऐसी गोस्ट टच का मसला और कैमरा टाइमर पर डाल दिया, ये सोचे बिना कि ऐसी तस्वीरों के लिए फ़ोन को हवा में पकड़ना पड़ता। मैंने हाल ही में कम से इस्तीफ़ा दिया था और वहाँ काफ़ी दोस्त बनाए थे, तो मैंने इट एक्सपर्ट्स को कॉल किया। भली किसी ने सिम वाली कहानी या खुद ली गई तस्वीरों पर यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं क्योंकि गोस्ट टच एक आम मसला है और इसकी वजह से फ़ोन खुद से काम करने लगते हैं। मुझे थोड़ी राहत मिली। अबू इस रात देर से आए और तब तक मैं गहरी नींद में थी। जब मैं उठी तो पिछले दिन का वाक़या दोहरा गया। गैलरी में मेरी सोते हुए तस्वीरें थी, हर ज़ाविया से ली गई और एक तस्वीर में एक औरत का साया दिख रहा था, बिना बाल सांवरे, तिरछे बालों और बिना दुपट्टा के। मैं नीचे भागी। मैं अपने वॉलिडेन के बीच में जा बैठी और उन्हें सब कुछ दिखाया। अबू ने जमील अंकल को फ़ोन किया और अंदाज़ा लगाया कि कोई वायरस इस सब का कारण हो सकता है। क्योंकि अबू टेक्नोलॉजी के फ़ैन नहीं हैं, जमील अंकल को उन्हें समझाने में वक्त लगा कि कल शायद कोई घर में था क्योंकि वायरस फ़ोन को खुद से नहीं हिला सकता। अबू ने मुझे मेरी सिम दी और फ़ोन अपने साथ ले लिया। जमील अंकल और शाहजी ड्राइवर ने पूरे घर की तलाशी ली के देखे क्या कोई चीज़ गायब हुई या कोई घर में घुसने के निशान हैं। कुछ नहीं मिला। खैर, मैं अपने कमरे में ऊपर गई और जब किताब पढ़ने वाली थी, मुझे अपने साइड टेबल की दराज से एक बजिंग आवाज़ आई। मैंने दराज खोली तो देखा कि आईफोन 10 वाइब्रेट कर रहा था। डर के मारे पीछे हटी, मैंने अम्मी को चीख कर बुलाया, एमी, अबू अभी ये फ़ोन ली कर गए हैं और अब ये मेरी दराज में है। क्या हो गया है आयशा? उन्होंने जवाब दिया। डरा ही देती हो, इसमें क्या मसला है? भूल गए होंगे वो। अम्मी, वो मेरे सामने ली कर गए हैं और मेरी सिम तो मेरे पास है।
अम्मी ने कोई तवज्जो नहीं दी और बात बदल दी, पूछ करके क्या मैं दोपहर के खाने में आलू की भुजिया चाहती हूँ। जब वो चली गई, मैंने दरवाजा बंद किया और फ़ोन लेकर नीचे भागी। जब मैंने सिम स्लॉट चेक किया, मेरी सिम असमें थी। इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि कुछ गलत हो सकता है और शायद ये एप्पल का मसला नहीं, मेरा मसला है। शायद मुझे सोने से पहले डरावनी कहानियां पढ़ना बंद करना चाहिए या शायद मैं नींद से मारूम थी। फ़ोन सोफ़ा पर छोड़कर मैं एमी के कमरे में गई और सो गई। अगले दिन अबू ने फ़ोन उसके बॉक्स के साथ जमील अंकल के बैग में रखा और मुझे कहा कि फ़िक्र ना करूं। जमील अंकल और अबू फिर चले गए और बताया कि वो फ़ोन जमील अंकल के दोस्त के घर छोड़ देंगे जो अगले वीक कैलिफोर्निया जा रहा था। पहली बार जिंदगी में मुझे बिना फ़ोन के अच्छा लगा। ए फ्लैट यहाँ से कहानी दिलचस्प होती है। 2 दिन बाद जिस अंकल को अबू ने फ़ोन दिया था, उन्होंने फ़ोन जमील अंकल को वापस कर दिया बिना कोई वजह बताए। यार, बस जगह नहीं है, उन्होंने कहा। बहुत सामान है। लेकिन अबू बकर, जमील अंकल ने जवाब दिया, तुमने खुद कहा था कि तुम ले जाओगे। अंकल चले गए और जमील अंकल से कहा कि फ़ोन बैक दें। मैंने भी अबू से यही कहा, लेकिन अबू ने इनकार किया कि ये उनके इखलाक के खिलाफ है कि वो एक खराब फ़ोन बेचें। 1 वीक गुजरा और दोपहर के 2 बजे थे। फातिमा काला हमारे घर पर थी और एमी ने मुझे कहा कि ज़रा शाहजहां का कलेक्शन लूं जो उन्होंने काला को दिखाने के लिए खरीदा था। जब मैं अम्मी के कमरे में गई, मैंने देखा कि फ़ोन बिना पैक किए खुद से ज़मीन पर स्लाइड कर रहा था। ऐसा लगा जैसे 2 लोग फ़ोन स्लाइड का खेल खेल रहे हों। इस वक्त मुझे समझ आ गया था कि फ़ोन के साथ कुछ गैर मामूली ज़रूर है, लेकिन जो चीज़ मुझे परेशान कर रही थी वो ये थी कि मैं जो ये चीज़ें देख सकती थी, मैंने कुछ भी नहीं देखा। फ़ोन बाइन और डाइंग स्लाइड करता रहा जब तक मेरी मैसी अंदर नहीं आई। फिर वो रुक गया। बजी ताकि मानी है। फ़ोन टू ज़मीन से उठा लें। परेशान, मुझे अपनी हथेलियों पर पेसीना महसूस हुआ। आप खुद उठाकर रख दें, मैंने जवाब दिया और ज़रा शाहजहां के कपड़े बहे नीचे भाग गई। जब अबू आए, हम उनके स्टडी में बैठे फ़ोन का मुआयना करने। उन्हें कोई मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ और न ही घर में कुछ महसूस हुआ क्योंकि उनके मुताबिक कोई जिन शरारत कर रहा हो सकता था। आयशा, परेशान ना हो, मैं ये फ़ोन सुबह सबसे पहले जमील के घर भेज दूंगा। ये घर में वापस नहीं आएगा। रात मैंने कोशिश की कि अपने वालिदैन के कमरे में सो। अगले दिन फरहान घर आया और उसने फ़ोन अपने साथ लेने का फैसला किया। भली यूज़ी वो चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं जो वो समझा नहीं सकता। वो रास्ते से वापस आया, कहता हुआ कि आईफोन की सिरी अजीब आवाज़ निकाल रही थी भली फ़ोन बंद था और ऐसा लगा जैसे उसका नाम धीमे से बोला जा रहा हो। अंकल जान, उसने अबू से पूछा, ये कोई जिन की तरफ से तोहफा तो नहीं है ना आपके लिए? अबू हंस पड़े और फ़ोन अपनी जेब में डाल लिया। अगला दिन जब सूरज डूब रहा था, जमील अंकल हमारे घर आए। उनका चेहरा जोश से भरपूर था। अदनान साहब, उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मैं आखिरकार आपके मिस्ट्री सॉल्विंग स्किल्स सीख रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम जासूस बनना चाहते हो, अबू ने मजाक किया। सब छोड़ीं, जमील अंकल ने जिद की। ये देखें। जमील अंकल ने फ़ोन का सीरियल नंबर लिखा था और एक दोस्त जो एप्पल में काम करता था, उससे कॉल किया। पता चला कि ये फ़ोन एक चाइनीज़ खातून ने खरीदा था जो दिसंबर में एक कार क्रैश में मर गई थी। उसके शोहर ने किसी वजह से फ़ोन एक्सचेंज किया था और एक एप्पल एम्प्लॉय ने जानबूझकर या गलती से आईसी नए स्टॉक में रख दिया था। सीरियल नंबर से पता चला कि फ़ोन अप्रैल के आखिर से बहुत पहले खरीदा गया था और नानो ने अबू के लिए वही फ़ोन एप्पल स्टोर से लिया था। हमें कुछ नहीं पता था, लेकिन अबू ने कहा कि ये सच है कि कभी कभी जब बुराज वकीयत होते हैं, वो अपने आसपास पर निशान छोड़ देते हैं। उन्होंने 2001 में एक केस हल किया था जब एक ज़मीन पर 10 साल पहले काला जादू किया गया था, जहां एक नया घर बन रहा था और वो घर कभी मुकम्मल नहीं हुआ। अबू ने फ़ोन को साफराज अंकल के शोरूम में एक मशीन से कुचल दिया और उसके टुकड़े दफन कर दिए। चाय टाइम टालिस बेटा, मेरा एक दोस्त है जिसे हम बेबी कहते हैं। वो गुजरानवाला में अपनी बीवी और 3 प्यारे बच्चों के साथ रहता है। उसका नाम बशीर है, लेकिन हम सब यूज़ प्यार से बेबी कहते हैं। कुछ साल पहले जब भाभी अपने तीसरे बच्चे के इंतज़ार में थी,
बेबी ने लाहौर से एक ड्राइवर भेजा और मुझे बुलाया। उसने कहा कि कुछ ऐसा है जो वो फ़ोन पर नहीं समझा सकता और उससे फौरी मदद चाहिए। बेबी को स्कूल से जानते हुए मुझे लगा कि ये कोई बढ़ चढ़ा हुआ मजाक हो सकता है, लेकिन जमील ने जिद की कि यूज शबाज टिक्का खाना है, तो हम दोपहर को गुजरावाला के लिए निकल गए। वहां पहुंचकर भाभी ने बताया कि बेबी और वो परेशान है कि उनकी कुछ वाक़यात हो रहे थे। 1 महीना पहले उन्होंने एक नौकरानी रूबीबा की थी कि उनकी भाभी अपने आखिरी महीनों में थी और डॉक्टर ने उन्हें पूरा बेड रेस्ट का कहा था। रूबीबा का काम था एलिना और अमीर को खाना खिलाना, उन्हें स्कूल भेजना और रात 8 बजे सुला देना। पहला वीक सब कुछ ठीक चला। उसके बाद भाभी ने देखा कि एलिना के बाल काट दिए गए थे। पूछने पर पता चला कि रूबीबा ने ऐसा किया था। रूबीबा को डांटा गया और वार्निंग दी गई। एक दिन गुजरा और भाभी और बेबी को एक शादी में जाना था और भाभी को अपनी गायब लिपस्टिक अमीर के कमरे में मिली। उन्होंने अभी अमीर से पूछा भी नहीं था कि उसने खुद बताया कि रात को रूबीबा और वो हाथ पकड़कर एक गोल दायरा बनाते हैं, जो अम्मी की लिपस्टिक से बनाया जाता है, जिससे उसका सर घूमता है और फिर वो अपने बिस्तर पर जागता है। उसने कहा कि रूबीबा इस तरह अपनी मरहूम बहन से बात करती है और इसके बदले में रूबीबा सुबह अमीर के लिए मीठा अंडा बादाम के साथ बनाती है। खैर, बेबी और भाभी ने नौकरानी को उसी वक्त निकाल दिया। हुआ कुछ यूं कि नौकरानी ने जाने से इनकार किया। उन्होंने पुलिस बुलाई और नौकरानी को ले जाया गया। फ्लैट मसला ये था कि अमीर बहुत अजीब तरह से बर्ताव करने लगा। वो अपनी अम्मी की सेडी पहनता, नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाता। जब जमील ने कहा कि अमीर सिर्फ 12 साल का है और ये उसका अपना अंदाज हो सकता है, भाभी ने जवाब दिया कि बात कुछ और थी। कल रात अमीर भाभी के कमरे में चुपके से आया और बेबी के पीछे खड़ा हो गया, हाथ में बटर नाइफ लिए, कहता हुआ, बशीर, इसी तलाक दो वरना मैं इसके गोद में पालदी बच्चे को मार दूंगी। डर के मारे बेबी ने फौरन अमीर को पकड़ा और छोटे लड़के के हाथ से नाइफ छीन लिया। अब माजरा क्या था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनकी 12 साल के बच्चे को तलाक के बारे में कोई इल्म नहीं था। अदनान, बेबी ने कहा, मुझे तो बच्चे की बात से भी कोई मसला नहीं था। जब मैंने उससे नाइफ छीना तो मुझे अपनी सारी टैक्कात लगनी पड़ी। अमीर के अंदर इतना जोर था कि मुझे लगा कि नाइफ मुझे या उससे लग जाएगी। ऊपर से जैसे ही मैंने नाइफ लिया, उसकी आंखें ऊपर की तरफ चली गई और वो बेहोश हो गया। जब होश आया तो थोड़ी ही देर में साड़ी पहनकर पूछने लगा कि आज खाने में क्या बनाएगी। मैं तो बहुत घबरा गया। मुझे पक्का लगता है कि ये रूबीबा का काम है। अदनान आधी रात को आइटम सॉन्ग्स लगाकर औरतों की तरह नाचता भी है। बेटी, जमील और मैं अमीर के कमरे में गए। वहाँ कोई मौजूदगी तो नहीं मिली, लेकिन बिस्तर के नीचे से एक मुर्गी के पंजे और नींबू माइल। मुझे अंदाजा हो गया था कि किसी ने अमीर पर जादू किया है, जिसकी वजह से इस पर एक जनाना साया आ जाता है। अमीर क्रिकेट मैच के लिए गया था तो जमील और मैंने शबाज टिक्का खाने का फैसला किया। बेबी समझ गया था कि जमील साहब नहीं मनेंगे तो उसने ड्राइवर को भेजेकर मंगवा लिया। जब अमीर वापस आया, उसने सबको सलाम किया और अपने अबू के पास जाकर बैठ गया। इस वक्त मैंने बेबी को इशारा किया और वो बोलना शुरू हुआ। महरीन, उसने भाभी से कहा, आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। बेबी हिचकिचाया तो मैंने फिर इशारा किया, कितने खूबसूरत हाथ हैं तुम्हारे। अमीर वहां बैठा सन रहा था, एक पल के लिए भी वो नहीं हिला। जब बशीर ने भाभी का हाथ पकड़ा तो अमीर अचानक उठा और भाभी को काट लिया। बस इसी वक्त मैंने बच्चे के गर्द चक्कर लगाना शुरू किया, सूरा पड़ते हुए। जमील मुंह में बोटी लिए अमीर को जोर से पकड़े रहा। छोड़ आदमी, छोड़। अमीर के अंदर से एक गुस्से वाली औरत की आवाज आई और भाभी डर के पीछे हटी। अम्मी, ये मुझे दर्द दे रहा है। अम्मी प्लीज अंकल को कह दे छोड़ दें। भाईजान प्लीज आहिस्ता। बेबी फौरन भाभी को कमरे में ली गया क्योंकि अगर भाभी अमीर की सिसकियों को सुनती तो मुझे आगे बढ़ने नहीं देती। ये चीजें बहुत तेज होती हैं, वो लोगों की कमजोरी का शिकार करती हैं और मुझे पता था कि ये अमीर नहीं बोल रहा था। खैर, इस वक्त वो साया नहीं गया। अमीर ने जमील को बेशुमार बार काटा, लेकिन जमील साहब ने आंखें बंद करके बस पकड़े रखा। अमीर आखिर में थक गया और बेहोश हो गया, लेकिन साया इस वक्त भी इस पर था।
हम वीकेंड के लिए बेबी के घर रुक गए। घर में अमीर के लिए दुआ करवाई और पुलिस से रूबीबा का पता लगवाया। पता चला कि नौकरानी काला जादू करती थी और एक बाबा की मदद से अपनी मरहूम बड़ी बहन को दूसरी जिंदगी देना चाहती थी। जब से वो आई थी, उसने बच्चों पर रिचुअल्स शुरू कर दिए थे। जो वो चाहती थी, वो मुमकिन नहीं था। वो अपनी बहन से राब्ता नहीं कर रही थी, बल्कि एक जिन या हमजाद से, जो उसकी बहन को जनता था, एक शैतानी रूह जो उसकी बहन होने का दिखावा करती थी और एक जिस्म में रहना चाहती थी। और उसने अमीर का जिस्म वादा किया था। साये से तू पीछा छुड़ा लिया, लेकिन रूबीबा का ख्याल रखना ज्यादा जरूरी था। जमीर साहब ने उससे एक हाई सिक्योरिटी विमेन प्रिजन में ट्रांसफर किया, बहुत दूर, और हम घर वापस आए। घर जाने से पहले अमीर और एलिना ने हमारे लिए मीठा अंडा बादाम के साथ बनाया, जो मैंने खुशी से खाया। लेकिन तुम जानती हो जमील अंकल कैसे हैं, उन्होंने अंडा छुआ भी नहीं। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।